नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4th बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4th। दोस्तों ये सब्जेक्ट जो है ये जेंडर का सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट दोस्त लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, विधायी प्रथाएं और प्रक्रिया। दोस्त ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो अभी मई जून दोस्त एग्जाम जो होने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला जो पेपर आपका वो इसी सब्जेक्ट का है। तो आज के इस वीडियो में दोस्त क्यों ना हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करें और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूँ यही दोस्त सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या टॉपिक्स है इसमें आपको ये पता है। मैं चलिए एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्त हम पढ़ने वाले हैं विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस यानी कि देश के पार्लियामेंट के बारे में। किसके बारे में दोस्त? देश के पार्लियामेंट के बारे में, स्टेट विधानसभा के बारे में, देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा, देश के राज्य के विधानसभा, देश के अंदर लोकल बॉडीज़ जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था हो गई उनके बारे में, एक बजट कैसे पास होता है, बजट को क्यों पास किया जाता है, कोई भी बिल जो कि संसद में पेश किया जाता है वो कानून कैसे बन जाता है, इसके काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं। इन प्रोसीजर्स को भी हमें बात करना है और दोस्त यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते भी हैं इस पूरे बुक्स के अंदर से। तो जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्त उनको आपको देखना है। और इस वीडियो के दोस्तों कुछ ऐसे कंडीशन से मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्त कुछ पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स है, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है। किसका मतलब दोस्त? संसदीय व्यवस्था का मतलब। संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ का जो पीएम है या जो भी प्रधानमंत्री के जो भी मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स हैं, ये जब मिनिस्टर बन रहे होंगे तो ये या तो लोकसभा के मेंबर हों या वे किसके, या ये राज्यसभा के मेंबर हों। दोनों में किसी एक के मेंबर होने कंपलसरी है। अगर ये मेंबर नहीं है और ये दोस्तों मिनिस्टर बन जाते हैं तो इनको रिजाइन करना पड़ जाएगा, यानी दोस्तों इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। पहला हो गया मतलब ये संसदीय व्यवस्था का। दूसरा इसका मीनिंग ये होता है कि देश के अंदर जो सरकार है और एक होती है राज्य। ठीक है दोस्त, सरकार का जो हेड होगा वो देश के अंदर पीएम होगा यानी कि प्रधानमंत्री होगा, सरकार का हेड। और राज्य का हेड जो है दोस्त वो प्रेसिडेंट होगा। और जो सरकार का हेड होता है मेन पावर्स उसी के पास होती है। ये होता है दोस्त पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इसके ठीक अपोजिट देखें हम, कांग्रेस यानी कि कहाँ, अमेरिका के अंदर। कांग्रेस मतलब पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मैं दोस्तों बताता हूँ आपको। अमेरिका के अंदर भी दोस्तों दो हाउसेज है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। अमेरिका उसमें उसको सीनेट कहा जाता है। अगर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है यानी कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है। अमेरिका में अगर कोई मिनिस्टर बनता है तो उसको कांग्रेस या सीनेट का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंबर है और मिनिस्टर बन जाता है तो कोई रिजाइन नहीं, उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। पहला दोस्तों ठीक इसका अपोजिट है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेकंड यहाँ पे दोस्त ये डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे क्या, कि जो भी वहाँ का प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट का भी हेड होगा, यानी कि गवर्नमेंट का भी, सरकार का भी हेड होगा और वो स्टेट का भी हेड होगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर दोस्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति ही होता है दोस्त, प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री किसी देश में होगा भी तो उसके पास नाम मात्र की पावर होगी, शक्तियाँ होगी नहीं, पावर्स होंगी नहीं उसके पास। ठीक है, तो मेनली ये होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपोजिट समझ में आ गया। ये होती है दोस्त संसदीय शासन व्यवस्था जो कि इंडिया के अंदर है। इंडिया में ये इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। अंग्रेजों के अंदर भी दोस्त संसदीय शासन व्यवस्था थी ब्रिटेन के अंदर, तो इसी का हमें अनुभव हो गया, इसलिए हमने यही सिस्टम अपने अंदर यानी इंडिया में भी अडोप्ट कर लिया गया। ये चीज़ आपको दोस्तों पता चल गया। भारत के अंदर राज्यसभा को इसलिए बनाया गया है ताकि लोकसभा को जल्दीबाजी में कोई कानून पास कर देती है तो राज्यसभा में दोस्तों उसकी चेकिंग हो जाए और फाइनली कानून सही से पास हो। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही कंपलसरी है और दोनों ही जरूरी है। कोई भी कानून लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा में पास होना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गया आपको। इस वीडियो के दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो उनकी लिंक दे दूंगा मैं आपको। और दोस्त जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस जो हमारा टॉपिक होगा, इनके नोट्स जो कि इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको मिलेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में। दोस्त इन नोट्स को आपको लेना है, पूरा पेपर इस नोट से ही आएगा। आपको कोई स्टडी मटेरियल मार्केट से नहीं खरीदना। कोई दोस्तों कोई भी
फैन ईयर, थैन ईयर दोस्तों, ये सब इतने लैंग्वेज आपको हार्ड दे देंगे, समझ में नहीं आएगा यार, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ मैं, जो अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसके अंदर दोस्त मेनली हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होंगे वो, बट मैं कोशिश करूँगा दोस्त कि दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों को ध्यान रखूँ, और जो हिंदी मीडियम वाले होंगे दोस्त, वो हेडिंग जो होता है इंग्लिश मीडियम में आप उनको समझिएगा, बहुत ईजिली हेडिंग होंगे वो, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। चलिए तो फाइनली आज से क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संसद की भूमिका और कार्यों का परीक्षण कीजिए, यानी कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सबसे पहले दोस्त जो पॉइंट्स हैं मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, बाकी इनके नोट्स आपको लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उनमें आपको डीपी नोट्स मिल जाएंगे दोस्त, जहां से आप इन पूरे पेपर्स को और पूरे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पावर होता है इंडियन पार्लियामेंट का, वो होता है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हुआ कि देश के अंदर जो कानून बनाने का काम करती है दोस्त, वो भारत के अंदर संसद ही करती है। लोकसभा, राज्यसभा, अगर लोकसभा से कोई भी कानून पास हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है, दोनों हाउसेस में पास होने के बाद वो फाइनली जाता है प्रेसिडेंट के पास, देन सिग्नेचर होने के बाद वो कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। देखो लेजिस्लेटिव पावर को कहते हैं विधायी शक्तियाँ, मैं हिंदी मीडियम में बता दूंगा आप सभी को। एंड जो एग्जीक्यूटिव पावर उसको हिंदी में कहते हैं दोस्त कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है। या एग्जीक्यूटिव पावर को सुपरवाइजरी पावर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यवेक्षी शक्तियाँ। पर्यवेक्षी शक्तियाँ का मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो भी उसके अंदर बैठे हुए हैं मेंबर, जो यानी कि मान लो पार्लियामेंट है ना, तो पार्लियामेंट के मेंबर को हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम सभी एरिया जितने भी हम जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे हर एक एरिया के यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे कि पार्लियामेंट्री एरिया बटा होता है ना, तो उसी एरियाज के एक एमपी चुना जाता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर टोटल 7 मेंबर हैं, तो अलग अलग स्टेट में जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे कितने मेंबर होंगे। तो जो भी मेंबर, जैसे कि पार्लियामेंट की दोस्तों बात करें, लोकसभा में टोटल तो 545 मेंबर हैं इस टाइम करंट में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है। एंड 250 मेंबर राज्यसभा में दोस्त, 245 मेंबर आप कह सकते हो जो इस टाइम करंट में है। अगर इस टाइम दोस्त देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो वहाँ की संसद में जो लोग बैठे हैं वो सरकार के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, पहला पॉइंट तो ये। प्लस जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किस तरीके से पार्लियामेंट में काम करती है, क्योंकि मेन जो एग्जीक्यूटिव है या कार्यकारी, अगर मैं इसको बताऊं तो कार्यकारी का मतलब ये होता है जो काम करने वाली है, यानी कि संसद के अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं दोस्त, पीएम भारत के प्रधानमंत्री, सभी एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी मिनिस्टर्स जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, मंत्री परिषद यानी कि पीएम के सभी मंत्री, इन सभी को दोस्तों हम कहते हैं कार्यकारी यानी काम करने वाले। यही मिलके कानून बनाते हैं और संसद में बैठ के लागू करते हैं। तो सिंपल बताऊं तो दोस्त ये सभी लोग क्या होते हैं संसद के प्रति, कह सकते हो अपने कामों को लेकर ये उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिविजुअल और कलेक्टिवली। इंडिविजुअल का मतलब दोस्त कि एक मिनिस्टर के पास, मान लो कि ये डिफेंस मिनिस्टर, ये मान लो ये रक्षा मंत्री है, तो ये रक्षा के मामले में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको इस मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। प्लस दोस्त ये मंत्री है अपने पूरे पार्टी का भी, तो कुछ पार्टी में गड़बड़ी होती है तो इस मंत्री को अपने डिपार्टमेंट को लेकर भी, जो उसके पास डिपार्टमेंट है, प्लस पूरे अपने ग्रुप मेंबर, क्योंकि जिसको काउंसिल मिनिस्टर कहते हैं, तो दोस्त कभी कोई गड़बड़ी होती है तो इस पूरे मिनिस्टर्स को ही जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक। जैसे कि स्थगन प्रस्ताव लाके, कोई प्रपोजल लाके, या मान लो किसी चीज़ पे चर्चा होने वाली है उसको रोकना हो तो स्थगन प्रस्ताव लाके, अविश्वास प्रस्ताव लाके, यानी कि जो अपोजिशन में बैठी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, उसको ये लगता है, मान लो दोस्त की कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को ये लगे कि बीजेपी पार्टी के पास अब मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस दोस्त कुछ समय पहले भी कांग्रेस पार्टी लेकर भी आई थी जब मोदी जी का फर्स्ट टर्म था उस टाइम, ठीक है। अभी जो सेकंड टर्म चल रहा है मोदी जी का यार, है ना, तो उस टाइम लेके भी आई थी बट वो फेल हो गया था। अविश्वास का मसला भी होता है कि नॉन दोस्त कह सकते हो कि कॉन्फिडेंशियल, कि इसको लाने के बाद क्या होता है कि ये देखा जाता है कि मेजोरिटी है या नहीं उस पार्टी के पास। दोस्त अभी सडनली अगर देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इमरान खान के अगेंस्ट में और वो फेल हो गए, यानी कि मेजोरिटी नहीं दिखा पाए, देन सरकार गिर गई इमरान खान की। तो वैसे ही हमारे देश में जब भी लगता है सरकार को कि यानी अपोजिशन को कि सरकार के पास मेजोरिटी अब नहीं रही है, मेंबर छोड़ के चले गए हैं, तो ये लेकर आया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। तो ऐसा कोई काम या ऐसा कोई बिल या कोई ऐसा दोस्त इंसिडेंट है जो सरकार के द्वारा किया गया, बट वो इस काम के कारण लोगों को मतलब कह सकते हो हर्ट हुआ है या उसका इम्पैक्ट थोड़ा निगेटिव हुआ है, तो निंदा प्रस्ताव लेकर आके कंडम कर सकते हैं गवर्नमेंट के इन कामों का, ठीक है।
प्रश्नकाल दोस्त लगभग जब सेशन स्टार्ट होता है दोस्त 12 बजे से लेकर 1 बजे का जो टाइम होता है वो प्रश्नकाल का होता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर कहते हैं उसको, जब सरकार से जो जितने भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्वेश्चंस करते हैं कामों को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर, इशूज़ को लेकर, उसको कहते हैं। तो अलग अलग देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर सरकार जो कानून बनाती है, प्लस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सरकार से पूछती है, ये सभी चीज़ आ जाते हैं या कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट पे एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास क्या है, कंस्टिट्यूंट पावर। कंस्टिट्यूंट पावर यानी कि संवैधानिक शक्तियाँ। संवैधानिक शक्तियाँ मतलब दोस्तों ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि देखो संविधान है हमारे पास जो कि 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो 1950 में संविधान बन गया आज दोस्तों 2022 में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम टू टाइम परिस्थितियों को देखते हुए इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 368 के तहत एक प्रोविज़न किया गया है कि पार्लियामेंट के को एक पावर दे दी गई है कि अगर लगे नीड है तो पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस भी कर सकती है या कोई प्रोविज़न है तो उसको ख़त्म भी कर सकती है। बट ये प्रोविजंस उन बातों को ध्यान रखा जाए कि जो मतलब कि हमारी जो यूनिटी है, जो भारत की जो पहचान वो उसको कोई खतरा ना हो, ठीक है, जो फंडामेंटल है भारत की। तो इसीलिए दोस्त अब क्या है कि संविधान में चेंज करने का भी पावर भारत की संसद को है, ठीक है। वहाँ यानी कि मान लो कि दोस्त अभी मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, वही हुआ आर्टिकल 370 मोदी जी ने ख़त्म किया, 35 से ख़त्म किया। तो कैसे किया, क्योंकि मोदी जी के पास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 368 के दोस्त प्रावधान है हमारे पास। आर्टिकल याद है ना, धारा 368 के तहत सरकार के पास यानी संसद के पास ये अधिकार है कि वो 2/3 मेजोरिटी से प्लस जितने भी आधे स्टेट हैं उनकी सहमति से संविधान के अंदर चेंज किया जा सकता है। इसके अपने अलग अलग प्रोविजंस हैं, ठीक है, बट हमें सिर्फ यही पढ़ना है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट पावर क्या है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर का मतलब होता है कि मान लो कि ऐसी कोई दंड दे दी गई हो, कोई पनिशमेंट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या तो दोस्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे यानी कि प्रधानमंत्री कहने पे, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्त उसको क्षमा भी किया जा सकता है, उसको माफ़ भी किया जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्टोरल पावर्स का मतलब होता है कि संसद भी देश के अंदर इलेक्शन का काम करती है। अगर हम देखें दोस्त तो हम तो अपने विधायक को चुनते हैं जिसको हम एमएलए कहते हैं, या तो हम अपने एमपी को चुनते हैं। एमएलए हम तब चुनेंगे जब हम स्टेट के अंदर सीएम को चुन रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर का चुनाव हो रहा होगा, और पीएम का दोस्तों जब चुनाव हो रहा होता है तो उसके अंदर हम एमपी को चुनते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमने तो देखो देश की जनता ने सिर्फ एमएलए और एमपी को चुना है बस, लेकिन दोस्त जब बारी आती है देश के प्रेसिडेंट को चुनने की, है ना, देश का जो प्रेसिडेंट है उनको चुनने की या वाइस प्रेसिडेंट को चुनने की, तो इनको कौन इलेक्ट करेगा भाई, इनमें वोट तो हम डालते नहीं हैं। तो इनमें वोटिंग करने का काम जिनको हमने चुना है एमएलए और एमपी, इन दोनों के द्वारा देश के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये हो गया दोस्त, क्या हो गया, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। अदर्स पावर्स भी है इनके पास दोस्त। अदर्स पावर्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कोई भी ऐसा इशूज़ है उसके ऊपर बात करना, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुद्दे हो गए, किसी देश से क्या रिलेशन बनाना है, किस तरीके से हमारा स्टैंड होगा अमेरिका के साथ, है ना, तो ये सारी भी डिस्कस की जाती है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। या दोस्त कोई भी इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो किसी एरिया को, या किसी स्टेट का नाम बदलना हो, है ना, या कोई एक नया स्टेट बनाना हो, ये सब भी डिस्कस किया जाता है, एक अदर पावर्स में ही आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पावर्स कि इंडियन पार्लियामेंट के क्या क्या पावर्स है दोस्तों। इसके डीपली वीडियोस भी मैंने बना रखी है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं फिर भी आपको हल्के में जल्दी समझा देता हूँ ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ मैं यही आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो आपको एक ओवरव्यू, आपको एक टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस में पूछे गए। देखो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। देखो फंक्शंस का मतलब होता है कि ये काम क्या करती है पार्लियामेंट, यानी किस इनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। तो दोस्त अगर ये समझाऊँ मैं आपको तो काफ़ी ईजी पॉइंट है। चलिए आपको मैं ये भी समझा देता हूँ। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन खाली कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों होगा खाली। अब आपको पहले मैं ये बता दूँ कि फंक्शंस में यानी कि कार्य में शक्तियाँ तो हमने देख लिया। सबसे पहले कि देश के अंदर सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोस्त एक है लोकल गवर्नमेंट। तो मेनली पहले जो अभी हम बात करेंगे वो करेंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। दो तरीके की भारत में सरकार है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोस्त वो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए कानून बनाती है, दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, है ना, वट एवर। तो आप समझ सकते हो ये।
अब क्या है दोस्त, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया और एक एक पॉइंट लिख कर बताया गया है, जिससे कि आगे चलो कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना, सेंटर स्टेट का रिलेशन बिगड़ ना जाए। अब इसी वजह से दोस्त क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट बना दिए गए। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जब हमारा देश संविधान लागू हुआ था दोस्त, तो उस टाइम 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे। आज इसके अंदर 100 सब्जेक्ट है। ऐसे 100 सब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, ऐसे ऐसे मतलब कि जो देश के लिए जो इंटरनेट, जो संचार का मामला हो गया, तो ऐसे मामले जो हमारे देश के पूरे लोगों के लिए हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके यहाँ पे समझा रहा हूँ। जो नेक्स्ट लिस्ट था हमारे पास वो था स्टेट लिस्ट। ये तो हो गया केंद्रीय सूची, ठीक है। कौन सा दोस्त, केंद्रीय सूची। एक है हमारे पास राज्य सूची। राज्य सूची जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची है इसका नाम, तो आपको जाहिर सी बात समझ में आ रही होगी, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो इसके अंदर टोटल 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे तो स्टेट को दिया गया था, बट अब इसके अंदर 62 सब्जेक्ट है, ठीक। अब ऐसे इसमें जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, है ना, मैरिज हो गया, एंड दोस्त पुलिस हो गया, ये सब स्टेट के हाथ में आती है। इनका काम है स्टेट के ऊपर कानून बनाने का। एक लिस्ट और बनाया गया, ये वो लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो दोनों ही के लिए ज़रूरी है। जैसे मान लो दोस्त एजुकेशन है, तो भाई स्टेट के लिए भी जरूरी है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। इसलिए एक और लिस्ट बनाया गया, इसका नाम था कॉन्करेंट लिस्ट। इसको दोस्त हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची। और दोस्त समवर्ती सूची का मतलब ही होता है कि ऐसा लिस्ट जिसके ऊपर दोनों सरकार कानून बनाएगी, सेंट्रल और स्टेट दोनों, जैसे एजुकेशन वगैरह ऐसा मामला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जब हमारा देश लागू हुआ था, यानी संविधान लागू हुआ था दोस्त हमारा, जब आज़ादी होने के बाद 1950 के अंदर 26 जनवरी को दोस्त, तो उस टाइम इसके अंदर 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और इस टाइम अब क्या इसके अंदर 52 सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिए गए हैं। तो यही दोस्त हमारे मेन फंक्शंस में आता है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पे, यानी कि जो स्टेट लिस्ट में यानी कि राज्य सूची में दिया गया है टोटल दोस्तों 62 सब्जेक्ट, क्या उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या वो कानून बना सकती है? तो दोस्त ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कुछ कंडीशन में है ना, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। जैसे जब प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर दिया जाए आर्टिकल 356 के तहत, किसी एक राज्य की सरकार गिर जाए और वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। मान लो दोस्तों कोई गवर्नमेंट, एग्जाम्पल लेता हूँ यूपी, लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्त मैं, ठीक है। मान लो यूपी के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो मान लो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया 356 के तहत। तो इस टाइम क्या होगा कि इस यूपी का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री है नहीं जब तक चुनाव नहीं हो जाता। ये होता है दोस्तों, मिनिमम जो इसका टर्म होता है दोस्त वो 6 मंथ का होता है। इसके बाद उसमें इलेक्शन करवाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया दोस्त, कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे तभी कानून बनाएगी जब देश की राज्यसभा परमिशन दे दे, अदरवाइज नहीं बना सकते दोस्त। राज्यसभा के परमिशन से ही कानून बनाया जा सकता है स्टेट लिस्ट के अंदर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। दोस्त पार्लियामेंट के ऊपर मैंने अपनी डीपली वीडियो बना रखी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर देखना इस वाली क्लास को लेने के बाद। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। पार्लियामेंट पूरा समझा दिया मैंने दोस्त, पोस्टमार्टम कर दिया उसका। चलिए नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि नेक्स्ट को जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विधानसभा सदस्य की शक्तियाँ व कार्य की परीक्षण कीजिए। अब आप सोचोगे दोस्त ये कि ये क्या होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब देखो, जैसे कि पूरे देश के लिए कानून बनाने का जो काम करती है वो देश की पार्लियामेंट करती है, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको दोस्त ये भी कहा कि एक स्टेट के अंदर भी कानून बनाया जाता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है। तो चीफ मिनिस्टर कहाँ कानून बनाएगा दोस्त? सड़क पर खड़ा होके है या गलियों में जा जाकर? तो इसके लिए भी एक हाउस बनाया गया और उस हाउस को नाम दिया गया विधानसभा। क्या नाम दिया गया? लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि पूरे देश के लिए दोस्त संसद 2 है हमारे पास, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही कुछ ऐसे स्टेट है दोस्त जहाँ पे कह सकते हो कि कुछ बड़े बड़े स्टेट हैं, है ना, जहाँ पे भी 2 हाउसेस की नीड है। जैसे यूपी हो गया, है ना दोस्त, एंड बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, ऐसे कुछ स्टेट, महाराष्ट्र हो गया। तो इन सब दोस्त स्टेट के अंदर क्या है कि 2-2 असेंबली है। एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, ठीक है।
है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्त और काउंसिल ऑफ असेंबली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब ये ज़्यादा नहीं दोस्तों, 6-7 स्टेट में ही है। ठीक है, अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल विधानसभा और विधान परिषद को ध्यान रखना है कि विधानसभा पूछा गया है या विधान परिषद पूछा गया है। जैसे कि लोकसभा सेंट्रल के मामले में ज़्यादा पावरफुल है, राज्यसभा कम है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड है, राज्यसभा के मेंबर तो है नहीं इलेक्टेड जनता के द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में ज़्यादा पावर दिया गया लोकसभा के मेंबर को, ये ध्यान रखना है। वैसे सेम कंडीशन है स्टेट के अंदर भी। अगर जिस मान लो कि बिहार है या यूपी है, वहाँ पे तो दोनों हाउसेस हैं, विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। पश्चिम बंगाल हो गया दोस्त, दोनों है ना, पश्चिम बंगाल में दोस्त ममता बनर्जी भी चाहती है कि वहाँ पे भी बन जाए, तो है ना, साइज़ के हिसाब से इसको बनाया जाता है और ये नॉर्मली बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, विधानसभा की शक्तियाँ पूछी गई है आपसे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिसके मेंबर जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। अगर विधान परिषद होता तो दोस्त विधान परिषद के मेंबर विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए तो हम आप यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पावर्स हैं वो क्या क्या है। देखिए, जो सबसे पहला पावर होता है लेजिस्लेटिव पावर। सेम दोस्त, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर्स में हमने क्या देखा था कि कानून बनाने का काम करती है। देखो, स्टेट के लिए क्या नीड है, जैसे कि एजुकेशन के लिए, है ना, एंड हेल्थ के लिए, दो डिफेंस के लिए, एंड आप कह सकते हो कि ऐसे नेशनल इश्यूज़ या दोस्त उस स्टेट के लिए जो रीजनल इश्यूज़ हैं पर्टिकुलर, जैसे अथॉरिटी के लिए क्या नाली सड़क पानी बिजली, इन सभी के लिए एक स्टेट कानून बनाती है ना। तो ये हो गया दोस्त लेजिस्लेटिव पावर। एंड लेजिस्लेटिव में ये भी होता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल पावर्स, यानी कि एक स्टेट के पास से फाइनेंशियल पावर होती है, जैसे बजट पास करना। एक स्टेट में भी दोस्तों बजट पास होता है, जैसे कि देश के लिए बजट पास होता है। ठीक है, मनी बिल पेश करना। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब दोस्त जो सरकार में है, यानी कि सीएम, एमएलए, इनको दोस्तों कहा जाता है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका कह सकते हो आप, कार्यकारी। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हाउसेस के अंदर सिर्फ यही बैठते हैं। देखो, मान लो कि एक विधानसभा है दोस्त, विधानसभा के अंदर मान लो 100 सीटें हैं, तो किसी भी पार्टी को 55 सीट मान लो मिल गई है या 60 सीटें मिल गई है, तो 40 तो ऐसे मेंबर भी होंगे ना जो इनके अपोजिशन में होंगे, तो ऐसे भी लोग पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में भी आप कह सकते हो, जैसे कांग्रेस पार्टी है तो कुछ सीटें हैं, अदर पार्टी से उनके पास कुछ सीटें दोस्त, वो बीजेपी के ऊपर कंट्रोल रखती है, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है अगर पॉलिसी गलत है तो वैसे स्टेट के अंदर भी है कि अगर एक असेंबली के अंदर, यानी कि विधानसभा के अंदर कोई सरकार कोई कानून लागू करती है, तो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी है वो भी कंट्रोल रखती है, क्वेश्चंस पूछ कर ना, अविश्वास नॉन कॉन्फिडेंशियल दोस्त आप कह सकते हो कि मोशन लाकर, है ना, प्रस्ताव लाकर, प्रपोजल लाकर, इस तरीके से। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, अमेंडमेंट पावर्स। देखो, ऐसा नहीं है, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इस वाले पॉइंट के अंदर, अमेंडमेंट पावर्स के अंदर, देखो पार्लियामेंट को ही ये पावर दी गई है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहती है या अमेंडमेंट करना चाहती है, तो वो बिल जाएगा पहले पार्लियामेंट के अंदर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिस्कशन करेगी, यानी कि जब दोनों हाउसेस में चर्चा हो जाएगा तो तैनी अमेंडमेंट कर पाएगी। अदरवाइज दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को संविधान में चेंज करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है इस तरीके से, पर्टिकुलर कहीं पे संविधान में नहीं लिखा गया है। बट संविधान में कोई चेंज करती है तो फिर स्टेट कोई करती है तो दोस्तों सेंटर के पास जाएगा, सेंटर पे जाने में पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन वो पास हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस का मतलब आपको मैंने बताया था दोस्त कि भारत के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है एंड वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है, तो उसके अंदर एमपी तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, प्लस एक स्टेट के जितने भी एमएलए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने एमएलए का नाम लिया, मैंने विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जो मेन जो मेंबर होते हैं कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो बहुत इजी यहाँ पे लिखा हुआ ये को आपको समझ में आ जाएगा, बाकी दोस्तों जो नोट्स दिया उसमें डीपली आपको समझाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अब दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्त, इन क्वेश्चन को करना ही करना है यार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि संसदीय समितियों के प्रकार की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, यानी कि
दोस्त अगर पहले आपको मैं समझा देता हूँ इस पॉइंट का मतलब ही क्या हुआ। देखो, देश के अंदर जो संसद होती है उसमें लोग बैठ के कानून बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोस्त वो उस कानून के ऊपर या कोई बिल आया है, मान लो कोई प्रपोजल है और उस बिल के ऊपर ये घंटों भर बात कर सके, है ना, क्योंकि भाई नेशनल इश्यूज़ पे भी और भी अदर्स मुद्दे होते हैं, उन पर ही बात करना होता है। इसलिए क्या होता है कि टाइम टू टाइम कमिटीज़ बनाई जाती है कि भाई चलो एक बिल है, गवर्नमेंट ये बिल इस कमेटी को दे देगी, अब ये कमेटी जांच करेगी, परख करेगी, कमियां है उसको सुधार करेगी, जब तक दोस्त ये जो मेंबर हैं कोई और मामले को देखेंगे, इधर ना टाइम की सेविंग भी हो जाएगी ऐसे। एंड दोस्त कमेटी के पास जाने का मतलब ये भी होता है कि वो अच्छे से बारीकी से देखेगी, कोई कमियां है तो उसमें एडवाइजरी देगी, सुधार करने की बात करेगी। तो अलग अलग कमेटी बनाई जाती है इसको लेकर, है ना, ताकि पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इस बिल की जाँच की जाए, कमियों को निकाला जाए, कोई अगर एडवाइजरी दें तो उसमें दोस्त ऐड किया जाए, देन वो बिल इंप्लीमेंट किया जाए। तो ऐसे दोस्तों कोई बिल नहीं बन जाता। पार्लियामेंट्री कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है दोस्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखिए दोस्त, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा गया है। तो मेनली जो पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती है, जिनको हम संसदीय समिति कहते हैं, ये मेनली दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्टैंडिंग कमेटी, जिसको स्थायी समितियों के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों एवरी ईयर या टाइम टू टाइम बनाया जाता है, संसद के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है, उनके कहने पे बनाया जाता है, उनकी मेजोरिटी पे बनाया जाता है। एंड दूसरा होता है तो एड हॉक कमिटीज़, इसको तथर्थ समिति कहा जाता है। ये तब बनाया जाता है जब पर्टिकुलर कोई इशूज़ हो, उस इशूज़ पे बातचीत करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसमें कोई कमियां उसको देखने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए उसको बनाया जाता है। जब दोस्तों वो पर्टिकुलर इशूज़ सॉल्व हो जाता है, देन फिर इस कमेटी को, एड हॉक कमिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है दोस्त, यानी कि दो कमेटी हो गए हमारे पास, स्थायी समिति और तथर्थ समिति, स्टैंडिंग कमिटीज और एड हॉक कमेटी। अब मैं आपको पहले इनके बारे में और समझा देता हूं ताकि आपके लिए टॉपिक इजी हो जाए। जब दोस्त हमारे आप नोट्स को रीड करोगे तो ये आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो जो पहला कमेटी हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी, जिसको हमने स्थायी समिति कहा है, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप से, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल कमिटीज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है दोस्त, ये वित्तीय समितियां हैं जो फाइनेंस को देखते हैं। फाइनेंस जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज हो गया, एस्टिमेट्स कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गया, है ना। ऐसे कमेटी जो फाइनेंशियल मामले को देखते हैं, कहाँ पे कैसा पैसा खर्च करना है, कहाँ पे कोई एस्टिमेट, कोई रिवेन्यू आ रहा है तो वो किस तरीके से आ रहा है ना, रिवेन्यू को कैसे एलोकेट करना है, टैक्सेस के मामलों को। तो ये फाइनेंशियल कमेटी इसलिए बनाया जाता है। सेकंड जो कमेटी बनाई जाती है वो होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। ये वो कमेटी होती है जो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंटल इशूज़ को देखती है ना, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको देखती है। नेक्स्ट होती है कमिटीज़ टू इंक्वायर। डेट मीन्स ऐसी कमेटी दोस्त जो किसी भी पिटिशंस को देखने के लिए, किसी प्रिविलेजेस, कोई विशेषाधिकार है उसको देखने के लिए, कोई, है ना, यानी कि जो कमेटी टू इंक्वायर है इसके अंदर दोस्तों कुछ सब पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे पिटीशन को देखने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है, कोई प्रिविलेज, कोई विशेषाधिकार, कोई स्पेशल किसी राइट्स के लिए, या एथिक्स, कोई मोरलिटी, या कोई ऐसे कानूनी कोई दोस्त या ऐसे लॉज हैं जो देश में एथिक्स का काम करती है, नैतिकता का काम करती है, उसके लिए कोई कमेटी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको दोस्त कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी स्टैंडिंग कमेटी पे ही चल रहा हूँ। स्टैंडिंग कमेटी की काफ़ी सारे टाइप्स है। जो स्टैंडिंग कमेटी है इसका पहला टाइप है, इनमें सब टाइप है। ठीक है, मेन पॉइंट हो गया दोस्त स्टैंडिंग कमेटी। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स है, काफ़ी सारे कमिटीज़ बनती है। इस कमेटी के अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ बनती है, पहली फाइनेंशियल कमिटीज़ बनती है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्त कुछ और कमिटीज़ बनती है, ये सारी ये कमिटीज़ हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल कमिटीज़ है ना, ये कोई अलग अलग डिपार्टमेंट को देखती है। उसके बाद दोस्तों कमिटीज़ टू इंक्वायर, यानी कि जांच परख के लिए कमेटी बनती है। नेक्स्ट कमिटीज़ टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, है ना। स्क्रूटिनाइज मतलब हो गया कि ऐसी कमिटीज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, गवर्नमेंट के इंश्योरेंस पे, या दोस्तों गवर्नमेंट की वेलफेयर चीज़ों पे, या गवर्नमेंट की मेन जो लॉज होती है उन पे ध्यान रखना, उन पे कंट्रोल करना, या उन सब चीज़ों पे जांच परख करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान लो ST SC लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोग, उनकी वेलफेयर के लिए कमेटी बनाया जाना, या दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया जाना, है ना। तो ऐसे कमेटीज टाइम टू टाइम बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी क्या है, कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। यानी कि दोस्त ऐसी कमेटी जो बिजनेस को एडवाइजरी देने के लिए, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स या दूसरे रेजुलेशंस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स कमेटी बनाई जाती है। तो ऐसी ऐसी कमेटीज, है ना, टाइम टू टाइम बनाई जा सकती है जो बिजनेस से रिलेटेड, है ना, या दोस्त कह सकते हो आप जो देश के अंदर कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है हमारे पास, हाउस कीपिंग कमिटीज़ और सर्विस कमिटीज़। जैसे कौन सी सर्विस, मान लो कोई जनरल पर्पस के लिए कोई कमेटी बना दी गई हो, ऐसी जनरल पर्पस मान लो कि कोई सर्विस है,
मान लो कि गवर्नमेंट जॉब की सर्विस है या तो एसएससी बेसिस है, किसी भी चीज़ के लिए तो जनरल पर्पस के लिए बना दी गई हो। हाउस कमेटी जो हाउस के मामलों को देखती है, तो लाइब्रेरी कमेटी जो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी को देखती है। जॉइंट कमेटी मतलब ऐसी कमेटी जो कि राज्यसभा लोकसभा की सैलरीज या उनके दोस्त जो उनको भत्ते वगैरह मिलते हैं उनको देखने का काम करती है, तो ऐसी कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो पॉइंट्स है दोस्त, ये अंडर जो अंडरस्टैंडिंग कमेटी हमारी उसी की चल रही थी। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार रिविजन दे देता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी मेन पॉइंट है हमारा, इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट्स है, यानी इसके कुछ और कैटेगरी है, इसमें फाइनेंशियल कमेटी आती है, सेकंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी आती है, एंड दोस्त कमिटीज टू इंक्वायर एंड कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, like those committees related to the day-to-day business of the house and housekeeping committees और सर्विस कमिटीज। तो ये सारी कमिटीज इसके अंदर आती है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको यार दिक्कत ना लगे, इसलिए मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ दोस्त। ठीक है, हिंदी में जो मेनली जो हमारे पास जो मेन जो कमेटियाँ हैं वो दोस्त आपको मैं दिखा देता हूँ हिंदी मीडियम में भी। ये देखिए दोस्त, मेनली जो हमारे पास हिंदी में है, ये देखिए मेनली जो समिति हमारा वित्तीय समिति हो गई। ठीक है, फाइनेंशियल कमेटी, विभागीय स्थायी समिति, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जो अन्य संसदीय समितियां हैं उसको ही अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी कहा जाता है, और दोस्त फोर्थ थर्ड समितियां। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिया गया है जो हम आपसे, ये दोस्त यही मेरे नोट्स हैं यार, जब आप इन नोट्स को लोगे तो इसमें अच्छे से मैंने निष्कर्ष वगैरह के साथ सब कुछ इसमें बताया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट जो एडहॉक कमेटी है दोस्त, इसके अंदर भी दो सब कमिटीज आती है, उनका नाम क्या है, पहला कमेटी जो होती है वो होता है एडवाइजरी कमेटी। ये कैसी कमेटी होती है, जो पर्टिकुलर इश्यूज़ पे, जैसे मान लो एमपीज जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके सैलरीज पे, उनकी पेंशन्स पे बात करने के लिए, है ना, अलग अलग कमेटी जो बनाई जाती है तो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बनाई जाती है ये इश्यूज़ पे बात करने के लिए। और जैसे ही सैलरी या पेंशन से अलग जो इश्यूज़ है, अगर इश्यूज अगर सोल्व हो जाता है वो, तो इन कमेटी को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि ये जब तक रह सकती है जब तक इशू चल रहे हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं इसको। नेक्स्ट दोस्त इंक्वायरी कमिटीज़, इसमें कोई चीज़ की जांच करने के लिए, जैसे कोई घोटाला हो गया हो, है ना, जैसे कि दोस्त 1984 में जब बने थे यार, कौन 84 जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, उसके बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जाता है, वो घोटाला था बोफोर्स घोटाला, है ना, बोफोर्स तोप घोटाला, वो भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है। तो दोस्त टाइम टू टाइम जब भी कोई घोटाला हो जाए, है ना, तो उसके लिए इंक्वायरी कमेटीज़ बिठाई जाती है जो कि जांच करती है उस घोटाले के बारे में, इसको ही एडहॉक कमेटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी दोस्त, आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चलिए हम आते हैं अपने राइट्स के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विधेयक, बिल, है ना, किसे कहते हैं, इसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्त आपको विधेयक बताना है किसे कहते हैं और आपको इसके प्रकार बताना है। चलिए दोस्तों अपने स्लाइड पर आते हैं। हाँ जी, ये भी दोस्तों क्वेश्चन है, विधेयक के प्रकार आते हैं दोस्तों अपने, ये रहा विधेयक किसे कहते हैं और इसके प्रकार बता रहे हैं दोस्त। ये रहा दोस्त, ये रहा बिल, है ना, और इसके टाइप्स। देखो सबसे पहले आपको मैं इसके मतलब समझा देता हूँ। बिल मतलब होता है एक, मान लो दोस्त कि ये हमारा है लोकसभा और ये है हमारा राज्यसभा, है ना। अब मान लो कोई एक ऐसा बिल है, मान लो हम वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर, महिलाओं को लोकसभा या राज्यसभा के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर एक बिल आया है। तो जब तक वो लोकसभा के अंदर है या पहले वो राज्यसभा के अंदर है, तो जब तक इन दोनों में किसी भी हाउसेस के अंदर है तो उसको हम बिल कहेंगे। बिल एक तरीके से दोस्त प्रपोजल होता है, एक प्रस्ताव होता है जो संसद में लेकर आया जा सकता है और उसके ऊपर जो मेंबर्स होते हैं वो बात करते हैं, फाइनल डिस्कशन होता है। और जब इन दोनों हाउसेस के द्वारा मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है तो वो बिल जाता है दोस्त प्रेसिडेंट के पास फाइनली सिग्नेचर करने के लिए। और जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर उसके ऊपर हो जाता है दोस्त तो बिल बन जाता है लॉ। और आपको पता है जब तक वो बिल है दोस्त, जब तक तो उसको मानेंगे नहीं लोग, लेकिन जब वो कानून बन गया, लॉ बन गया, तो सभी लोग उसको मानेंगे। तो इसको दोस्तों हम बिल कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों ऑर्डिनरी बिल, जिसको हम सामान्य बिल कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि किसी भी मैटर्स पे कोई बिल लाया जा सकता है, जिसको हम, है ना, ऑर्डिनरी बिल, जिसको जनरल बिल कहा जाता है, बट वो फाइनेंस बिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके ऑर्डिनरी बिल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मनी बिल, है ना, वित्त बिल, है ना, या वित्तीय
विधेयक कह सकते हैं इसको। वित्तीय विधेयक का मतलब होता है जैसे कि टैक्स, कोई टैक्स के ऊपर बिल लेकर आए हो, या पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, है ना, सार्वजनिक रूप से हमें कहाँ पे कितना खर्च करना है, पैसा निकालना है, ऐसा कोई बजट वगैरह हो गया दोस्त, है ना। तो ये फाइनेंशियल में क्या होता है, बजट आ जाता है हमारा, तो ये हो गया। एंड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन बिल। तो ये टोटल 4 प्रकार के ही बिल होते हैं मेनली, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या आप कह सकते हो संवैधानिक संशोधन बिल। तो इस बिल के अंदर क्या होता है दोस्त, ऐसे बिल होते हैं ये जिनका रिलेशन फाइनेंस से तो नहीं होता, या मनी बिल से नहीं होता, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि ये आप कह सकते हो कि दोस्त कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये फाइनेंस से मैटर रखते हैं, बट ये मनी बिल से मैटर नहीं रखते हैं। या तो संविधान में कोई चेंज करना हो, या संविधान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो आर्टिकल 368 के तहत, तो दोस्त CA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आ सकता है। तो मेनली ये हमारे बिल के टाइप्स यानी प्रकार आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बजट क्या है। भारत में बजट की तैयार करने की और उसे लागू करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए दोस्त, ठीक है। तो मेन जो हमारे पास क्वेश्चन दोस्त, यही सारे क्वेश्चन है जो आपको मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्त, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास। चलिए, तो अब हमारे पास बिल किसे कहते हैं, इसके प्रकार स्पष्ट हमारे दोस्त, हमारे वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं बजट, यानी कि व्हाट इज बजट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट इन इंडिया, ठीक है दोस्त। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं। हाँ जी, तो बजट की हम बात करने से पहले आपको मेरे दोस्त बजट के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि बजट स्पेशली होता क्या है और क्यों बजट पास किया जाता है। देखो, एक देश के अंदर मान लो दोस्त ये कंट्री है, इस देश के अंदर सभी लोग रहते हैं, तो एक, और देखो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, लोगों के टैक्स से आता है। जो भी दोस्त आप पैसा आप खर्च करते हो मार्केट में, जो भी आप सामान लेने जाते हो दोस्त, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ होता है पहले से ही। आपको लगता है कि मैंने टैक्स तो दिया ही नहीं है, उस पर इनडायरेक्ट, मान लो दोस्त आप सुई भी लेने गए हो, 1 रुपये का सुई है, तो उससे 25 पैसे का टैक्स लगा हुआ है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस पर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ आता है, उसको ही हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो कि जिस पर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से ही। और जो हम टैक्स पे करते हैं खुद जाकर, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब हम बात करते हैं दोस्त कि एक गवर्नमेंट का जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है टैक्स। तो एक फिस्कल ईयर, दोस्तों आपको पता होना चाहिए फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है। फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, एक ऐसा साल जिसमें देखा जाता है कि एक उस साल के अंदर कितना पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास आया और सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। इसको कहा जाता है दोस्त भारत के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये दोस्त हमारे पास फिस्कल ईयर होता है, या इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, या दोस्त इसको वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। मेनली जो बजट प्रिपेयर किया जाता है इसीलिए किया जाता है कि देश के अंदर से पैसा कितना आया और एक अनुमान लगाया जाता है कि कितना पैसा सरकार खर्च करेगी इस हमारे यानी कि जो फिस्कल ईयर है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है। जैसे कि दोस्त अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, जिस वीडियो को मैं अभी बना रहा हूँ, तो 1 अप्रैल से ही दोस्त ये न्यू यानी कि 2023 का ईयर स्टार्ट हो गया है। और 2023 के लिए दो सरकार ने बजट पेश किया, आपको पता होना चाहिए, फरवरी के महीने में। और उसके अंदर ये मतलब कि एजुकेशन पे, डिफेंस पे, हेल्थ पे, है ना, देश के अलग अलग एग्रीकल्चर पे कितने पैसे सरकार खर्च करने वाली है। तो इसी को एक आप कहते हो लेखा जोखा होता है बजट, ठीक है, एक लेखा जोखा। उसको लिख लिया सरकार ने कि भाई 100 रुपये आया, अब सरकार 90 रुपये खर्च करेगी या 80 रुपये खर्च करेगी, ये सरकार देखेगी। अगर मान लो तो 100 रुपये आया और सरकार 110 रुपये खर्च कर रही है, समझ लो कि भाई देश घाटे में चल रहा है, ठीक है। ऐसा तो अक्सर ऐसा होता भी है। चलिए पहले आपको मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ पूरा कि बजट कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहले दोस्त इस चीज़ को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखना बजट को प्रिपरेशन करने के लिए। ये सारे पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंश्योरेंस, यहाँ पे दोस्त क्या है, इंश्योरेंस ऑफ सर्कुलर्स टू ऑल मिनिस्टर्स। सबसे पहले क्या होता है दोस्त कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी मिनिस्टर्स से एक सर्कुलर मांगा जाता है कि भाई मान लो हेल्थ मिनिस्टर है, कितने पैसे आए, कितने पैसे मतलब खर्च होने वाले, एक्सपेंडिचर क्या होगा। डिफेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, इन्वायरमेंटल को लेकर अलग अलग मिनिस्टर्स, कोयला मंत्री, पेट्रोल मंत्री, सभी मंत्रियों से एक प्रपोजल मांगना जाता है कि अच्छा भाई तुम्हारे पास ये है, तुम्हारा ये लेखा जोखा होने वाला है इस वर्ष के लिए, ये पैसे तुम खर्च करने वाले हो। उसके बाद दोस्तों मेनली कंसल्ट किया जाता है प्रपोजल पे जो कि सभी मिनिस्टर्स ने दिया है। थर्ड पॉइंट में फिर उसके बाद एलोकेट किया जाता है रिवेन्यू कि अच्छा हेल्थ मिनिस्टर को हम इतना पैसा देंगे क्योंकि भाई इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, डिफेंस को हम इतना पैसा देंगे,
रक्षा मंत्री को इतना देंगे हम, है ना, कि एजुकेशन को इतना देंगे, हेल्थ को इतना देंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को हम इतना पैसा देंगे। उसके बाद एलोकेशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट में प्री बजट मीटिंग की जाती है, यानी कि बजट फाइनल करने से पहले एक मीटिंग की जाती है कि भाई अच्छा फाइनल कोई कमियां वगैरह तो नहीं रहा भाई, सब सही कुछ एलोकेट सही से हो गया है। और फाइनली दोस्त बजट को प्रिंट किया जाता है कि अच्छा भाई हमने पूरा बजट का पूरा एक प्रपोजल रेडी कर लिया है, फिर उसको प्रिंट किया जाता है और उसके बाद बजट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन रेडी की जाती है। ये दोस्तों होता है सिंपल एक पूरा बजट पेश करने का, है ना, मतलब कह सकते हो पूरा प्रोसेस। मैं दोस्त आपको बिल्कुल अभी हल्के में समझा रहा हूँ ताकि आपको मिल, है ना, और भी ऊपर ऊपर समझ में आ जाए। देन जब आप डीपली पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेस का। स्टेज 1 यानी स्टेप 1 एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यूज। स्टेप 1 में दोस्त क्या करती है गवर्नमेंट, सबसे पहले ये देखती है गवर्नमेंट कि एस्टिमेट यानी एक अनुमान लगाती है कि कितना खर्चा करना है और कितना पैसा आएगा। ठीक है, पहले पॉइंट ये है हमारा स्टेप 1। इसके अंदर 2 पॉइंट है। पार्ट ए एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट और कितना आने का उम्मीद है, कितना पैसा टैक्स के रूप में आ सकता है। स्टेज 2 यानी स्टेप 2 कह सकते हो। उसके बाद एक एस्टिमेट डेफिसिट के ऊपर बात की जाती है। एस्टिमेट्स ऑफ डेफिसिट मतलब किस देश में दोस्त घाटा हो सकता है तो कितना हो सकता है अगर घाटा भी होगा दोस्त। ठीक है, एक बार एक आप डेफिनेशन समझ लो कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है दोस्त। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स टोटल इनकम, यानी दोस्त गवर्नमेंट अपने टोटल इनकम से जब ज़्यादा खर्च कर देती है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि व्यापारिक ये घाटा ना देश के अंदर, या दोस्त एक राजकोषीय घाटा हो जाता है, राजकोषीय घाटा है ना, यानी कि देश की सरकार को घाटा है। तो सरकार पहले यही चेक करती है सेकंड स्टेज में। फिर बात करते हैं अब थर्ड स्टेज में नैरोइंग ऑफ द डेफिसिट। अगर सरकार को लगता है कि यार थोड़ा घाटा है तो सरकार उस घाटे को, है ना, भरपाई करती है टैक्स रेट्स को इंक्रीज करके। फोर्थ स्टेज में आते हैं द बजट। फाइनली दोस्तों फिस्कल ईयर के लिए सभी प्रिपरेशन करने के बाद दोस्त इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद, ये जो पॉइंट बताया मैंने, इसके बाद इन सभी चीज़ को देखने के बाद फिर इन पॉइंट्स को डिस्कस, यानी जो स्टेप बताया, स्टेप फर्स्ट एस्टिमेट्स देखने के बाद एंड डेफिसिट देखने के बाद, अगर डेफिसिट सही नहीं है तो दोस्त टैक्स को इंक्रीज करने के बाद फाइनली दोस्त बजट को पेश किया जाता है फिस्कल ईयर के लिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 112 के तहत दोस्त 112 के तहत आर्टिकल 112 के तहत ये देश की सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो फिस्कल ईयर के लिए क्या करेगी, बजट पेश करेगी। क्लियर है दोस्त, तो इस तरीके से बजट को पेश किया जाता है, देन फाइनली ये होता है। लेकिन दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि बजट का एक कुछ डीपली बातें अगर आपको पहले बता दो थोड़ा सही रहेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि बजट तो दोस्त पेश होता है फेब के महीने में, लेकिन इसकी प्रिपरेशन हो जाती है पहले से ही। मान लो कि 2022 का दोस्तों ये साल चल रहा है, 2022 के फेब में सरकार ने बजट पेश किया था दोस्त, आपको याद हो तो, ठीक है। लेकिन इसकी प्रिपरेशन दोस्त लगभग अगस्त सितंबर महीने के 2021 से ही स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो आपको मैंने जो अभी प्रोसेस बताया दोस्त, इस प्रोसेस करने में ये नहीं रातों रात हो जाती है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है ना, मिनिस्टर्स के बाद देने में, है ना, सब कुछ इन सब टॉपिक्स पे बात करने में। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को देख के सभी चीज़ पे, मतलब कि एक बजट पूरे देश के लिए पास कर रहे हैं यार, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर रही है पूरे भारत के लिए, तो बहुत बड़ा काम यार ये होता है। तो सितंबर फिर अक्टूबर नवंबर तक आते आते दोस्त, है ना, फाइनल दोस्त कह सकते हो कि जब जनवरी दिसंबर का महीना आ जाता है तो उस टाइम एक हलवा मीटिंग की जाती है। जब पूरा मान दोस्तों बजट बन के पूरा रेडी हो जाता है, हलवा की मीटिंग की जाती है, यानी जो भी मेंबर होते हैं जो बजट की प्रिपरेशन में दोस्त लगे होते हैं उनको एक अलग ही रूम में रखा जाता है, अपने घर से दूर ना, उनके पास कोई फ़ोन होता है दोस्त, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उनको इसी रूम में रखा जाता है, सीक्रेट रूम के अंदर। बजट का जब तक प्रिपरेशन खत्म ना हो जाए तब तक वो इसी रूम में रहेंगे, वो यहाँ से निकल नहीं सकते, चाहे दोस्तों 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, उनको खाना पीना सब कुछ यहीं मिलेगा, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, ना उनके पास फ़ोन होगा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बजट पेश करने जा रही है उसमें टैक्स को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, क्या क्या सरकार चेंजेस करने वाली है दोस्त। अगर ये चीज़ आगे रिवील्ड हो गया, अगर दोस्त ये लीक हो गया तो ऐसे लोग जो टैक्स बढ़ने के कारण वो उन सामानों को पहले ही इकट्ठा करके रख लेंगे, इससे दोस्तों काला बाजार स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए उन लोगों को पहले घर में बंद करके रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल रूम में अलग, ना उनका फ़ोन कुछ भी नहीं, यानी उनका एक्सटर्नल लिंक बंद कर दिया जाता है पूरा।
एंड दोस्त जब पूरा सब कुछ बजट एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है तो पेश करने से पहले एक हलवा मीटिंग की जाती है। एक बड़े से कढ़ाई में एक हलवा रेडी किया जाता है और उस हलवे को उस हलवा को है ना, और हलवे को दोस्त पूरे सभी मेंबर्स मिलके, मिनिस्टर्स मिलके, सभी मिलके खाते हैं। फाइनली दोस्त बजट को फाइनल रूप देते हैं। उसके बाद दोस्तों बजट को पेश किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, तो अब हमारे पास दोस्त एक क्वेश्चन और है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि एक बिल जो होता है वो कानून कैसे बनता है ना। हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। ये दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में अंदर, तो आपको ये भी पहले समझा ही देता हूँ एक बार। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने आपको दोस्त बताया था कि बिल किसे कहते हैं। बिल वो जब तक है जब तक वो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर है, बट वो अभी तक पास नहीं हुआ, उस पर डिस्कशन चल रहा है। जैसे ही दोस्त ये यानी कि देखो लोकसभा राज्यसभा दो हाउस है हमारे पास। मान लो कि सबसे पहले फर्स्ट मान लो कि लोकसभा में अंदर अगर वो पारित किया गया है, पेश किया गया है, तो वो बिल लोकसभा में आया। लोकसभा में तो डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होने के बाद मान लो कि अगर वो पास हो जाता है तो फिर वो जाता है वो सेकंड और थर्ड रीडिंग के लिए। यानी कि जितने भी अभी आपको बताया यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जाता है, कमेटी उसके ऊपर जांच करती है, अलग अलग उस पर मेजोरिटी से बात की जाती है, उसको फिर फाइनल किया जाता है। जैसे दोस्त ये सारा प्रोसेस हो जाता है फर्स्ट हाउस से, तो फिर वही बिल जाता है अब सेकंड हाउस के अंदर। फिर यही प्रोसेस जो इस हाउस में हुआ है वही सेम प्रोसेस वो सेकंड हाउस में भी होगा। यानी फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर अगर जरूरत पड़े कि भाई ऐसा बिल है जिसके अंदर दोनों मेंबर को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर को एक साथ बिठा के बात करनी पड़ेगी, तो दोस्तों एक जॉइंट मीटिंग की जाती है दोनों बोथ हाउसेस के मेंबर को मिलाकर। अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो कोई बात नहीं, अगर पड़ती है दोनों को मिलाकर बैठक की जाती है और दोस्त फाइनल रूप दोनों ही तरीके से पास होना चाहिए बिल। मान लो बिल अगर लोकसभा में पास है, राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वो कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, और अगर दोस्त कोई बिल पहले राज्यसभा में आया और लोकसभा ने पास नहीं किया तो वो कानून नहीं बन पाएगा। दोनों जगह जो दोस्त पास होना जरूरी होता है। जैसे दोनों से पास वो हो गया फिर वो फाइनल जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर करने के लिए, और वो आफ्टर सिग्नेचर बन जाता है एक कानून, एक लॉ बन जाता है। ये दोस्त ये सिर्फ डायग्राम आप याद कर लेना, इस डायग्राम को दोस्त पूरा पेपर में छाप के आ जाना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यार? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल बजट को परिभाषित कीजिए। यानी तो रेल बजट के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो रेल बजट हमें बताना है। ये देखिए दोस्त, रेलवे बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज रेलवे बजट, यानी दोस्तों इसको रेल बजट के नाम से भी जाना जाता है, इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट इंडियन रेलवेज। एक इंडियन रेलवेज में क्या पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च करेंगे दोस्त, इसके ऊपर एक क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ये पूरा एक लेखा जोखा होता है। विच हैंडल्स रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाई द मिनिस्टर्स ऑफ रेलवेज। यानी कि रेलवे मिनिस्टर के द्वारा दोस्तों प्रेजेंट किया जाता है। और इस टाइम अगर देखा जाए तो जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो रेलवे मिनिस्टर होते हैं दोस्त इसको वो पेश करते हैं। तो एक होता है और एक जनरल बिल हो गया, जनरल बजट हो गया, एक रेलवे बजट दोस्तों अलग से पेश किया जाता है जो स्पेशली रेलवे के लिए होता है। तो दोनों बजट में आपको ये दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेलवे बजट अलग से पास किया जाता है। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तभी जाके दोस्तों बिल कोई पास होगा ना यार। एक्सपेंडिचर का ध्यान रखा जाता है ना, एंड कोई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ सकती है कमिंग ईयर्स के लिए, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, देन एक रेलवे बजट पास किया जाता है। ये चीज़ हो गया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, मीडिया के प्रकार की व्याख्या कीजिए, है ना। मीडिया पे दोस्तों क्वेश्चन आया, मीडिया कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों मीडिया तो नॉर्मली क्वेश्चन है यार, इंटरनेट मीडिया हो गए, टेलीविजन मीडिया, रेडियो मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब एक मीडिया के टाइप्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में अंतर बताने हैं। देखो बहुत जी दोस्तों क्वेश्चन है ये, द रोल ऑफ मीडिया आज के जमाने दोस्तों बहुत है ना, क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ जाता है रोल ऑफ मीडिया। ठीक है, इससे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं। पहले देखो मीडिया के प्रकार हमने देख लिया, पहले हम देखते हैं कि रोल ऑफ मीडिया क्या है, मीडिया के और काम क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, द रोल ऑफ मीडिया इन प्रेजेंटिंग, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन के रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट्स के रिगार्डिंग, एडवर्टीजमेंट करना, है ना, कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनी करती है दोस्तों, एंड सोसाइटीज़ के अंदर आपस में कोरिलेशन बना के रखना है, संबंध अच्छे से बना के रखना। अब दोस्तों प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम डिफरेंस समझते हैं। देखो प्रिंट मीडिया उसे कहा जाता है जो कि प्रिंटेड रूप में लोगों को पहुंचाया जाता है, जैसे मास मीडिया है ना, डिलीवर न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, ऐसे कोई पब्लिकेशन वगैरह या बुक्स वगैरह हो गए, इस तरीके से, या लिटरेसी यानी कि बुक्स तरीके से हम मान सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोस्त क्या क्या आती है, जैसे कि वैसी मीडिया जो न्यूज़ टेलीविजन के या इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया टीवी इन सब के थ्रू ये अपने न्यूज़ को शेयर करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सब चीज़ों आप ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब बहुत ईजी पॉइंट्स है, तो दोस्तों आप बना के भी ले सकते हो पेपर के अंदर, इतने ईजी पॉइंट होते हैं ये तो यार। ठीक है,
एंड अब हम जानते हैं 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए सुधारों की व्याख्या कीजिए और 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए सुधारों की व्याख्या, यानी कि 73rd और 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में जानते हैं कौन कौन से जो बिल टाइप्स के बिल हमें समझ में आ गया क्या है। चलिए दोस्त, इसके ऊपर मैंने एक डीपली वीडियो बना रखी है, ये वाली मेरी दोस्तों वीडियो है ये वाली, जिसके ऊपर मैंने आपको अंदर मैंने समझाया है आपको कि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है संविधान का वो क्या है। दोस्तों फाइनली दोस्तों ये जो बिल ये पास किया गया था, आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट है। भारत में गांधी जी का दोस्तों एक सपना था कि भारत में एक लोकल गवर्नमेंट भी होना चाहिए, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था कहेंगे, जो गांवों की समस्या को समझ कर उनको सॉल्व कर सकेगी। क्योंकि देखो एक एसी में बैठा हुआ बंदा दिल्ली के संसद भवन में वो क्या समझ पाएगा एक भारत के किसी कोने के गांव में क्या प्रॉब्लम चल रही है किसी कॉर्नर पे। तो इसलिए गांव के अंदर पंचायत की व्यवस्था की गई और शहरों के अंदर नगर पालिका नगर निगम की व्यवस्था की गई। 73rd दोस्तों गाँव के लिए है और 74th शहरों के लिए है। ठीक है, तो दोस्त इसकी मैंने डीपली वीडियो बना रखी है, प्लीज़ उसको देख लीजिए आप, पार्लियामेंट के ऊपर और 73rd और 74th अमेंडमेंट के ऊपर। दोस्तों दो वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा आप। 74th दोस्तों जो अमेंडमेंट है वो स्पेशली जो आपको बताया मैंने कि शहरों के लिए है, बड़े बड़े सिटीज़ जैसे दिल्ली हो गया, पटना, लखनऊ हो गया। ठीक है, इनके लिए दोस्त जो उनकी समस्या है उनको सोल्व कर सके। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों महिलाओं की सीट को रिजर्व किया जाता है, ये आपका पता होना चाहिए। ठीक है, 1/3 में सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है इसके अंदर। बाकी दोस्तों मैंने इसमें समझाया वो आपको डीपली समझ में आ जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है 73rd जो अमेंडमेंट है दोस्त, वो हमारे संविधान के अंदर 1992 एक्ट के द्वारा इसको रखा गया था और 1993 में दोस्तों ये पास हो गया था 73rd अमेंडमेंट। इससे पहले भारत के अंदर सिस्टम था ये, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था स्टेट के लिए दोस्त। इसको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डाला गया था आर्टिकल 40 के अंदर। और आर्टिकल 40 ये कहता है कि स्टेट की मर्जी है लागू करें या ना करें। इसलिए दोस्त भारत के अंदर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959, कब 2 अक्टूबर, सबसे पहले तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई है ना, गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे। और इसके बाद दोस्त कहीं पे हो नहीं पाया इस तरीके से यार कि कंपलसरी स्टेट की मर्जी होती थी। देखो लोकल गवर्नमेंट जो अगर बन जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो दोस्त कोई भी स्टेट चाहती ही नहीं थी। इसके लिए अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तमाम दोस्तों कमिटीज़ बनाई गई कि अपनी राय दे कि भारत में विकास करने का जो मेन जो इशूज़ है वो किस तरीके से भारत का डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों उसमें कहा गया कि पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो 73rd अमेंडमेंट 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें दोस्तों गाँव के लिए नेशनल पंचायती, आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 24 अप्रैल का दोस्तों उस दिन था जिस दिन इम्प्लीमेंट किया गया। इसलिए भारत में 24 अप्रैल को ही दोस्त पंचायती राज डे भी मनाया जाता है। और इसके तहत दोस्तों गाँव के अंदर दोस्त सड़क के लिए, बिजली के लिए, है ना, नहर के पानी के लिए, साफ़ सफाई के लिए दोस्त बनाया गया। और ये जो गाँव में जो सिस्टम कहा गया पंचायती राज का, इसको 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया दोस्त। एक था विलेज लेवल पे ग्राम सभा, यानी दोस्तों हम ग्राम पंचायत भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। एक है ब्लॉक लेवल पे, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हम जिला परिषद कहते हैं, ठीक है दोस्त। एंड जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ठीक है। जो ब्लॉक लेवल पे होती है दोस्त उसको ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत और पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोस्तों जो है वो जिला परिषद, जिसका जो एक आई ऑफिसर होता है वो इसका एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह सकते हो आप, जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वही इसके ऊपर बैठता है, वही सभी चीज़ों को देखता है। क्लियर दोस्तों, ये यहाँ पे समझ में आ गया आपको। इस तरीके से 73rd और 74th अमेंडमेंट पे दोस्तों मेरी डीपली वीडियोस आपको वो देख लेना है, पार्लियामेंट के ऊपर मेरी वीडियोस आपको वो देख लेना है दोस्त। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है दोस्त। इन क्वेश्चंस को मैंने डीपली अपने नोट्स में बताया हुआ है। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा दोस्त, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस वाले पोर्टल पर आ जाओगे। जैसे दोस्त इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 नोट्स। हिंदी मीडियम दोस्त इस तरफ है, इंग्लिश मीडियम इस तरफ है। जैसे कि आपको चाहिए यूर लॉ यूर राइट्स के नोट्स या लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के नोट्स, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के नोट्स, एंड दोस्त पॉलिटिकल प्रोसेस एंड दोस्त इंस्टीट्यूशन इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ग्लोबल पॉलिटिक्स। जैसे मान लो सबको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप इंग्लिश इस पर क्लिक करोगे तो दोस्त यहाँ पे क्लिक खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप इसको बाई कर लीजिए, PDF डाउनलोड होगी एंड आपको दोस्तों उसे PDF से पढ़ना है, आपको कोई मार्केट से बुक नहीं लेनी।
ना दोस्तों को 10 ईयर किंग चैंपियन दोस्त चक्कर में मत पड़ना, समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। दोस्त रद्दी उनकी दोस्तों लैंग्वेज होती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता उनसे। ठीक है, हिंदी मीडियम में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य भ्रांति प्रक्रिया संस्थान, ये दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ईजिली है ये आपको समझने में, पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें आपको कवर कर दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कैसे लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नोट्स और जो मैंने आपको वीडियोस बताया उसको देखना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। दोस्त इसी तरीके से मैं आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो दोस्तों विद इन वीक में आपको मैं सब कुछ खत्म करवा दूंगा। आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा दोस्त, ये गारंटी मेरी है। प्लस दोस्त आपको नोट्स जरूर ले लेना है, क्योंकि जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पहले आप उसको नोट से पढ़ लेना। जो नोट्स नीचे दे दिया आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दोस्त यूट्यूब के ऊपर अपडेट्स लोग दे देंगे आपको, लेकिन दोस्त ऐसा पढ़ाएगा कोई भी नहीं। मैं चाहता हूँ दोस्त आप सभी को पढ़ाकर एसओएल के अंदर आपको एकदम मार्क्स आने चाहिए यार। ऐसे वाले सोचते हैं यार कि ये एसओएल के बच्चे होते हैं ये तो नकली होते हैं, पढ़ाई वाले थोड़ी होते हैं, इनको तो फेल करेंगे फिर री एग्जामिनेशन फीस भरवाएंगे इनसे यार हम, लेकिन ऐसे होने थोड़ी देंगे यार। आप जॉब करते हो करते रहो, जो करते हो दोस्तों करते रहो, बस मुझको आप आधा से 1 घंटा रोज़ दे दो यार। ठीक है, रोज़ दोस्तों रात को 7 बजे 8 बजे और 9 बजे इन तीनों घंटे में दोस्तों रात को बता रहा हूँ क्लासेस आपकी हुआ करेगी लाइव। दोस्तों आके देखना है आप सभी को और फुल क्लास के मजे लेना है। नोट्स नीचे से डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो को सब जगह शेयर जरूर कर लेना है ताकि सबका दोस्तों भला हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर करो, बोलो कि सबको भाई क्लासेस चालू हो गई है, जल्दी आओ फ्री क्लासेस है, सब के सब पढ़ो यार। बस नोट्स पेड यार, नोट जरूर लेना दोस्त, क्योंकि सारा एग्जाम उस नोट्स में से आने वाला है। मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।